बंद कर दो। बोलने समय इसको नहीं आता है। कल फिर हमने ये डिस्कस कर लिया था इससे पहले के तक का टाइप्स ऑफ इंटरनल जॉइंट इंटरनल सपोर्ट एक्सप्रेशन सारी डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा करके रिवीजन कह रहा है कि पता होगी सबको, आपको रिएक्शन सब पता होगी, क्लियर होगी ना। ठीक है, आज हम फर्दर मूव करते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर आपका ये डिटरमिनेट और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आपका होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालना आज आप लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन देयर डिटरमिनेट। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर डालना आज आप लोग हेडिंग बेस्ड ऑन देयर डिटरमिनेट। साइड में दो कॉलम बना रहा, एक साइड आप लोग लिखना डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, एक साइड आप लोग लिखिएगा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है इनडिटरमिनेट दोनों साइड में आप डालना है, कॉलम बनाना है। आप लिखूंगा समझते हुए आगे चलते हैं। कल जनरल कंडीशन और लोडिंग की कंडीशन तो बताई थी ना मैंने। कंडीशन की अगर आपका जनरल लोडिंग कंडीशन है तो उस केस में आपका समेशन ऑफ एफएक्स एफ वाई और एम तीनों कंसीडर करेंगे। अगर कंडीशन जनरल लोडिंग की नहीं है, वर्टिकल लोड सिर्फ और सिर्फ लग रहा बीम में, तो उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ हम लोग मोमेंट और समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। और अगर जहाँ पे भी आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर्स अगर आ गए तो उस केस में हम लोग वहाँ पे तीनों कंसीडर करने वाले। ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल कंडीशन, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। एक साइड करो आप डिटरमिनेट, दूसरे साइड इंडिटरमिनेट। डिटरमिनेट के अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा पहले, सबसे पहले फिर समझते हुए भी करेंगे आगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, इफ ऑल सपोर्ट रिएक्शन, इफ ऑल सपोर्ट रिएक्शन, इफ ऑल सपोर्ट रिएक्शन एंड member forces can be found out, can be found out using equilibrium equation,
कैन बी फाउंड आउट यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन यानी जो आपकी सपोर्ट रिएक्शंस है और जो उसके मेंबर में फोर्सेस है, ठीक है, अगर आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके ही आप सारे के सारे अगर कैलकुलेट कर जा रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0। अगर मैं 2D की बात करूँ, नॉर्मली हम लोग 2D में ही डील करेंगे, 3D को एक्सेप्शन है, ठीक है, 3D आपका एक्सेप्शन है, मैं जो भी एग्जांपल दूंगा 2D के बेस पे। अगर समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0, अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सफिशियंट है किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रक्चर आपका कौन सा है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली बात है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये तीनों कंडीशन आपकी सफिशियंट नहीं होंगी, इन तीनों के बेस पे आप सारे मेंबर के फोर्सेज या एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस आप नहीं निकाल पाओगे। तो वहां पे हमें एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कहाँ पे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, जिसकी आप बाद में पढ़ोगे। जैसे एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कंपैटिबिलिटी कंडीशन का, जैसे ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट में आपने क्या करा था कल, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन थी, साथ में यहाँ पे आपका स्लोप 0 था, तो सॉरी स्लोप यहाँ पे अवेलेबल था, स्लोप कुछ ना कुछ अवेलेबल था, यहाँ पे 0 नहीं था स्लोप इस कंडीशन में, ठीक है, अगर आपने पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैटिबिलिटी कंडीशन आपसे लगाओ बोलूँ, तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन, एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे लगेगी जो आपकी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट। ऑब्वियसली बात है, स्लोप अकर कर रहा, लेकिन क्योंकि आपका वाई एक्सिस में आपका एक फोर्स है और एक्स एक्सिस में एक आपका फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट तो अकर करेगा ही नहीं ना। तो एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन अगर इस केस की मैं बात करूं, तो डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर मैं कंसीडर करूं किसको, फिक्स सपोर्ट को, तो फिक्स सपोर्ट में देखना स्लोप भी 0 होगा और डिफ्लेक्शन भी आपका 0। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी कंडीशन आपकी थीटा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इक्वल टू 0, इनकी रिक्वायरमेंट होगी आपको इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। अगर किसी ने फॉर्म पढ़ा है तो उस टाइम पे जब आप डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ते हो, वहाँ पे आप कंपैटिबिलिटी कंडीशन का ही यूज करते हो डबल इंटीग्रेशन मेथड में, ठीक है। वहाँ पे आप इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होती है ना, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे जब फिक्स बीम होगी या कुछ भी आगे, तो इन कंपैटिबिलिटी कंडीशन की हेल्प से ही आप वहाँ पे सॉल्व करते हो जो भी आपको डिफ्लेक्शन या स्लोप निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखना अगले साइड में, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर लिखिएगा, इफ ऑल द सपोर्ट रिएक्शन, इफ ऑल द सपोर्ट रिएक्शन can't found out can't found out using equilibrium equation, using equilibrium equation, then structure called as, then structure called as indeterminate structure, then structure called as indeterminate structure, okay? So that is the basic difference between the determinate structure and indeterminate structure. इसके बाद अगला पॉइंट लिखेगा, टू एनालाइज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, डिटरमिनेट के अंदर, डिटरमिनेट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, टू एनालाइज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर, टू एनालाइज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, एंड क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज are not required to analyze the determinate structure, material properties and cross sectional properties are not required, ठीक है। यानी कोई भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, आपको कोई भी फोर्स उसमें चाहिए, आप विदाउट प्रॉपर्टीज के, मटेरियल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, अगर मटेरियल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका ई जी के म्यू, ठीक है। ये बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल प्रॉपर्टीज, इनका यूज आपका बिल्कुल भी नहीं होगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस में। साथ में आपका इसमें और एक चीज और है कि जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज है, यानी कि एरिया हो गया इसका, ठीक है, ई आई हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट भी, ठीक है, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी हो गया, आई हो गया, ठीक है, एरिया ई आई जो भी और ए जी, ठीक है, इन किसी की रिक्वायरमेंट आपकी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। एग्जांपल वाइज आप समझ भी सकते हो, यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल देखो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का, तो अगर ये सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है, इसको एनालाइज करो, अगर आप कहीं पे भी आपसे बोले कोई भी फोर्स आपको निकालने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी लोडिंग अगर आपको दे रखी है यहाँ पे, तो जनरली आप सपोर्ट की हेल्प से, मतलब जो एक्सटर्नल लोडिंग है
और जो सपोर्ट में रिएक्शन आ रही उनकी हेल्प से हम लोग कहीं पे भी इंटरनल फोर्स आपको निकाल सकते हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, जो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कभी भी मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। इन सिमिलर वे आप यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज और क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिना बिना इनके आप लोग वहाँ पे स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने की कोई भी मेथड उठा लो, अभी थ्योरम ऑफ फ्री मूवमेंट या कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड पढ़ोगे, वहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, थ्योरम ऑफ फ्री मूवमेंट, ठीक है, वो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे डेफिनेटली आपकी इनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ेगी, आप देख भी लोगे वहाँ पे, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में लिखिएगा, टू एनालाइज we need we need additional equation to analyze, we need additional equation known as compatibility equation, additional equation known as compatibility equation in the form of flow band deflection, in the form of flow band deflection, फ्लो बैंड डिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, कंपेटिबिलिटी कंडीशन वाला, ठीक है। फ्लो बैंड डिफ्लेक्शन के फॉर्म में आप कंपेटिबिलिटी लगाओगे। इसके अलावा इसी के नीचे पॉइंट लिखना, इंडिटरमिनेट के नीचे ही लिखना एक पॉइंट, ई कॉमा जी ब्रैकेट क्लोज एंड ए आई रिक्वायर्ड, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड ए आई रिक्वायर्ड, एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ द इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। उसके बाद लास्ट पॉइंट आप डिटरमिनेट में लिखेगा। अब डिटरमिनेट में देखना टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता, ये चीज आपने पढ़ा भी होगा कभी, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस आर नॉट डेवलप्ड, thermal stresses due to temperature changes are not developed, ठीक है। बात चल रही है डिटरमिनेट की, और वही इंडिटरमिनेट में लिख दीजिए कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस विल डेवलप ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेसेस विल डेवलप टेम्परेचर स्ट्रेसेस विल डेवलप, ये तो हो गया आपका डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इनडिटरमिनेट, हेडिंग डालिएगा इसके बाद आप लोग इनडिटरमिनेट। देखिए इंडिटरमिनेसी आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, दूसरी होती है आपकी इंटरनल। लेकिन इनिशियली आपका जो इंडिटरमिनेसी होती है वो आपकी स्टैटिक एंड काइनेमेटिक होती है, ठीक है। तो इंडिटरमिनेसी आपकी इनिशियल में दो टाइप की होती है, दैट इज स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जिसको हम लोग रिविजन करेंगे DSA, ठीक है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और दूसरा आपका दैट इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की, तो उसके नीचे देखना, ये स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपकी होती है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, external support reaction, external support reaction and their member forces and their member forces and geometry, ठीक है।
बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस एंड देयर मेंबर फोर्सेस एंड इंटरनल मेंबर फोर्सेस लिख दो या मेंबर फोर्सेस है, ठीक है। आप इंटरनल मेंबर फोर्सेस भी लिख सकते हो, इंटरनल या ठीक है वो भी मेंबर फोर्सेस आपके ऑब्वियसली बात है, इंटरनल मेंबर फोर्सेस ही होंगे, ठीक है। तो मेंबर फोर्सेस और जियोमेट्री और आपका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आपका बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम available at each joint based on degree of freedom available at each joint। सिंपल सा है, देखिए आप यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी, ये स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपकी डिपेंड करेगी किस पे, एक तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग की जो इसमें इंटरनल मेंबर फोर्सेज होंगे उस पर डिपेंड करेगी, इंटरनल मेंबर फोर्सेज होंगे, इंटरनल मेंबर फोर्सेज आपको पता ही है, दीज आर एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और आपका लास्ट में डिपेंड करेगी जियोमेट्री पे भी डिपेंड करेगी। अब ये चीजें जब समझोगे आप तब जब आप इनको एनालाइज करोगे, ठीक है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जब आप निकालोगे इंटरनल और एक्सटर्नल, तब आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीजें ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती ज्योमेट्री पे डिपेंड, ठीक है। वो चीजें आप वहीं पर समझ लोगे इजीली। लेकिन अगर टोटल ये डीएस स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो कि आपका समेशन होता है, आपको पता ही है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, ये लिखा दूंगा मैं आने वाले टाइम, ठीक है। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का ही समेशन होता है टोटल, और ये डिपेंड करता है आपका एक्सटर्नल रिएक्शंस पे, इंटरनल मेंबर फोर्सेस पे और ज्योमेट्री, यानी अगर आपकी ट्रस है या फ्रेम है या आपकी बीम है, तो इनके लिए ये आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, कोई भी डिटरमिनेसी की वैल्यू, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आपकी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल एट ईच जॉइंट, यानी हर जॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना अवेलेबल है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन जस्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पे आपको, तो जैसे अगेन हिंजी सपोर्ट में यहाँ पे लेता हूँ, बनाना मत समझ जाओगे आप, अलग से टॉपिक हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल, तो डेल्टा तो आपका जीरो है, ऑब्वियसली बात है, फ्रीडम है नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की फ्रीडम यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्लोप तो अवेलेबल है ना यहाँ पे। स्लोप आप कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई करा सकते हो, स्लोप यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा लोडिंग की वजह से, यानी स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी यहाँ पे, 1 इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी निकलेंगे आपके इन द फॉर्म ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हिंज सपोर्ट में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, उसके बेस पे हमारी निकलती है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले आपका टॉपिक आएगा दैट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो कि आपकी नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेगा नेक्स्ट, उसके बाद स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, हो जाएगा आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, डीएस से इसको हम लोग शो करेंगे यहाँ पे, डीएस से शो करेंगे, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, दूसरी होती है आपकी इंटरनल इंडिटरमिनेसी, ठीक है। डीएस डीएस का जो है समय, डीएस लिखो अगर मैं यहाँ पे, तो डीएस इक्वल हो जाएगा आपका डी एस ई प्लस डी एस एस आई, ठीक है ना, ये कर देना उससे, जो भी आपका डीएस इक्वल टू डी एस ई प्लस डी एस आई, ठीक है। और ये होती है आपकी दो टाइप की, एक साइड कॉलम में डालना आप लोग एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, सेकंड साइड में आप लोग यहाँ पे लिखिएगा इंटरनल इंडिटरमिनेसी, इंटरनल इंडिटरमिनेसी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी एस आई से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डी एस ई से, ठीक है। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी डी एस ई से, और इंटरनल इंडिटरमिनेसी में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे डी एस आई से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बस नाम से ही समझ जाना है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करेगी वो होगी आपकी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी,
जो आपका इंटरनल फोर्सेस पे एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करेगी, दैट इज द इंटरनल फोर्स। सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड पे तो लिखना पहले एक्सटर्नल के बारे में, बेस्ड ऑन, एक्सटर्नल में लिखना चाहिए बेस्ड ऑन सपोर्ट रिएक्शन ओनली, बेस्ड ऑन सपोर्ट रिएक्शन ओनली, बेस्ड ऑन सपोर्ट रिएक्शन ओनली। देन उसके बाद आप लोग एक काम करना, इंटरनल में लिखेगा, उसके बाद इंटरनल में लिखेगा deals with internal forces only, deals with internal forces only, internal forces only। ब्रैकेट में लिखो इंटरनल फोर्सेस आप लोग कौन कौन से हैं, एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट आपका एक्सटर्नल रिएक्शन है, देखिए ध्यान रखना, मोमेंट क्या आपकी एक्सटर्नल रिएक्शन है, बेंडिंग मोमेंट आपकी इंटरनल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे डील्स विद इंटरनल फोर्सेज ओनली। देन उसके बाद इसके नीचे लिखना, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस के नीचे लिखना, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ unknown reaction, it is the number of unknown reaction in excess of, in excess of equilibrium equation, it is the number of unknown reaction in excess of equilibrium equation। डेफिनेशन यहीं से समझ गए होंगे कैसे निकालना है इसको आप। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जितनी भी है आपकी, उसके उससे जो ज्यादा रिएक्शन होगी उनको हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल सी बात है, मतलब पहले रिएक्शन निकालो माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कर दो, आपका निकल के आ जाएगा ये एक्सटर्नल इक्वेशन। ठीक है, तो इट इज द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर मैं बात करूं इंटरनल इंडिटरमिनेसी की, तो डेफिनेशन इसकी भी सेम है, इट इज द नंबर ऑफ, अब यहाँ पे अननोन रिएक्शन की जगह इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, बस एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, जो अननोन रिएक्शंस लिखा है वहां पे जाएगा आपका इट इज द नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए इसको, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ internal forces, it is the number of internal forces in excess of, in excess of equilibrium equation, in excess of equilibrium equation। तो बेसिक जो रहने वाला है आपका, बेसिक ये रहने वाला है इंडिटरमिनेसी का, और आपका एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिटरमिनेसी का बेसिक आपका ये रहने वाला है जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, कि सपोर्ट रिएक्शन में से इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इंटरनल फोर्सेज में से इक्विलिब्रियम इक्वेशन का एक्सेस आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात। देन उसके बाद आप क्या करिए, इसके नीचे अब पर्टिकुलरली हेडिंग डालिए, सबसे पहला आपका दैट इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इंडिटरमिनेसी। ठीक है, मतलब ये यूनिट आप ऐसी बना के चलिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, इसके वजह से हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे यहाँ पर, के अलावा भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, जिससे कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए गेट में, पीएचडी में या कहीं भी, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर जाओ, कॉन्सेप्चुअली आप प्रॉपर्ली इसको अच्छा बना दो। इजी यूनिट है, टफ नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, टफ नहीं है। इसमें देखिए जो आप निकालेंगे आपका एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है आपका, दैट इज आर माइनस एस। ठीक है, बी एस ई इक्वल टू होता है आपका, पहला मैं कंसिडर कर रहा हूँ बीम। देखिए एक्सटर्नल आपका बीम हो, ट्रसेस हो या फ्रेम हो, मैं अलग से नहीं लिखा उसमें, क्योंकि सबके लिए आपका फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। अगर करना भी आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बीम लिख लीजिए, बीम के लिए कर दो, फिर मैं ट्रसेस के लिए आपको एक मिनट से समझा दूंगा। ये बीम, ठीक है, बीम के लिए तो बीम के लिए हो जाएगा आपका ये डी एस इक्वल टू आर माइनस एस। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे आपका, वह आर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं एस की, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, एस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। कल ही मैंने लिखा रखा है, अगर आपका 2D होगा तो 2D के लिए ये होगी आपकी 3 और 3D के लिए ये होगी आपकी 2। ठीक है,
तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी 2D में 3 ले रहा है आपको, 3D में 6, और इस केस में आपकी रिएक्शंस भी चेंज है, ठीक है। रिएक्शंस भी आपकी 3D के केस में लिखा रखी है, आपको ध्यान रखना, 3 ही सपोर्ट का ध्यान रखना, बाकी इसके अलावा 3D में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे किसी और से, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल इंडिटरमिनेटली। अब इसके बेस पे हम लोग सबसे पहला आपका लेते हैं, एक ही केस लेते हैं आपका फिक्स बीम का, बाकी और के लिए तो ईजी है, सभी के लिए ईजी है मतलब, ठीक है। तो एक केस लेते हैं हम लोग फिक्स बीम का, ठीक है। केस 1 हो गया ना सर, हमें कंसिडर करना है केस 1। ये केस 1 में मैं कंसिडर कर रहा हूँ फिक्स बीम विद जनरल लोडिंग, ठीक है। जनरल लोडिंग मतलब आपने लोडिंग जो अप्लाई करते क्योंकि वो इंक्लाइन जैसा करते क्योंकि एंगल, ठीक है। सबसे पहला जो केस आने वाला है आपका, दैट इज फिक्स बीम विद जनरल लोडिंग है, तो आपने एक लोड ये अप्लाई कर दिया, लोडिंग पे डिपेंड करता है, जो कि आपका W1, W1 और ये W2, ये कोई आपकी फिक्स बीम, ठीक है। तो अब लोडिंग कंडीशन आपको हर जगह ध्यान रखनी है, जो कल 3 पॉइंट लिखाए हुए, ठीक है। जनरल लोडिंग और आपका वर्टिकल लोडिंग और आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर, इनको भूलना नहीं है, गलती कहीं नहीं आएगी, कहीं गलती नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये आपका पहला वाला केस है, जनरल लोडिंग का केस है, जिसमें आपका एक कंपोनेंट वाई एक्स, साथ में आपका मोमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन आएंगी, किस सपोर्ट में रिएक्शन कल हमने डिस्कस करी है, पहले तो आप रिएक्शन निकालोगे यहाँ पे। रिएक्शन देखिए, पहला तो ए पॉइंट ही हो गया एंड दैट इज द बी, ठीक है। तो पहला काम आपको रिएक्शन चेक करना है, ये हो गया रिएक्शन आपका यहाँ पे पहला बी ए, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है एच ए भी यहाँ पे होगा, एच ए के साथ आपका यहाँ पे मोमेंट भी यहाँ पे आपका रहने वाला है एम ए, ठीक है, एक सपोर्ट में। सिमिलर वे सेकंड सपोर्ट में भी आपका दैट इज वी बी, ठीक है, दैट इज एच बी, और इसके साथ आपका मोमेंट भी आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज एन टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। एम भी आपका यहाँ पे मोमेंट भी रहने वाला है इस केस में, केस 1 में। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इसकी निकालनी है, ठीक है। जब इसकी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी आप निकालेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी से पहले थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ पूरा पहले, ठीक है। मैं पहले कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, कुछ देखने में डिटेल में जा रहा है, इसके बारे में बात नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपके नंबर ऑफ अननोन है, बी ए एच ए एन ए, बी ए कॉमा एच ए कॉमा एम ए, साथ में आपका वी बी एच बी एंड एम, ये है आपकी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, जो कि आपकी यहाँ पे 6, ठीक है। 6 आपकी अननोन रिएक्शन यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे आपकी है, क्योंकि ये जनरल लोडिंग है तो यहाँ पे आपकी 3 होंगी, ठीक है। इस केस में आपका चेंजेस नहीं आने वाला जनरल लोडिंग पे, जो कि होंगी आपकी समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये रहने वाली है आपकी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। देन उसके बाद बस आपको डीएससी निकालना है यहाँ पे, तो डीएससी इक्वल टू फॉर्मूला आपका है आर माइनस एस, और ये रहेगा आपका आर आपके 6 है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी 3 है। तो 3 डिग्री की यहाँ पे इंडिटरमिनेसी है इस केस में, आपका पहले वाले केस, ठीक है। तो 3 मेंबर्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके लिए आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आप बोल सकते हो 3 नंबर ऑफ फोर्सेज आपके अननोन है, ठीक है। तो ये
बाद आपका केस 2। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केस 2, जहाँ पे हम लोग अब जनरल लोडिंग की बजाय हम लोग लगाते हैं वर्टिकल लोडिंग। ठीक भी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिक्स बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड, क्या कर देगा, फिक्स बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड, ठीक है। अब इस केस में जरा एनालाइज करेगा, इस केस में कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। अब सेकंड वाली कंडीशन आ गई, अभी जनरल लोडिंग वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन ये वाली आ गई कि बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड। तो बीम सब्जेक्ट टू वर्टिकल लोड में कभी भी आपका जो हॉरिजॉन्टल जो आपका थ्रस्ट है, फोर्स आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, आपका एच ए और एच बी कभी भी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है आपका ए, दैट इज द बी पॉइंट, ठीक है। जब आप इसमें रिएक्शन से देखोगे तो रिएक्शन आपकी यहाँ पे एक तो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे आने वाली है, दैट इज बी ए। दूसरी यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन इधर पे आएगी, दैट इज बी बी। साथ में आपका जो एच ए है दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड एच बी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एच बी अगेन इक्वल टू जीरो। साथ में यहाँ पे जो मोमेंट है, मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है इसमें, ठीक है। एम ए भी रहेगा यहाँ पे आपका, और एम बी भी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका एच ए और एच बी इक्वल टू जीरो आपका आ रखा है, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इस केस में आपका जो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वाला जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, जिसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। अब अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ दो, और रिएक्शंस अवेलेबल कितनी है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ चार। अगर ये सपोर्ट यहाँ की जगह थोड़ा सा नीचे होता तो उसके बाद आपको देखना ही नहीं था, वर्टिकल लोडिंग के केस में भी आप उसके बाद समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ वाई इक्वल टू समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन आप लगा के चलते ही चलते, इरिस्पेक्टिव ऑफ दी उसके बाद आपका लोडिंग, लोडिंग आपको देखना ही नहीं है अगर आपके सपोर्ट एक पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट आपके सेम पोजीशन पे है, इस वजह से हमारे यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे आपका अप्लाई होगा ही नहीं, हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर पे जो आर है आपकी, ये आर आपकी है चार, फोर आर है, दैट इज बी ए एम ए बी बी एम बी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी है सिर्फ और सिर्फ टू, दैट इज समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेगलेक्ट समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को आपको यहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा इस केस में। तो यहाँ पे आपका जो डीएससी निकल के आएगा, दैट डीएससी विल बी नाउ आर माइनस एस, और आर आपका फोर माइनस टू, दैट इज स्टैटिक इंडिटरमिनेट केस में आपकी फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें हो रही है सफोकेशन हो रही है दूसरा, बोला है यार मैं सुना दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ, इसके बारे में क्या कहना है? बोला तो कुछ और है। उसके बाद है आपका हो गया ना, एक नंबर 30 के बाद, ठीक है।
प्रॉब्लम आ गई थी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे तरफ ये आपका है एक सपोर्ट है जिसमें आपने हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई कर रखा है, आपका ऐसा वर्टिकल लोड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जरा आप बताइए इस केस में आपका क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, आपने निकाल दिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे फोर्सेज लोकेट करेंगे तो फोर्सेज आपका ए एंड बी ना, फोर्सेज जब आप लोकेट करेंगे तो वी ए आपका जीरो हो जाएगा, वी बी भी आपका जीरो हो जाएगा।
जो जीरो हुआ उसका मतलब उसको आप कर दीजिए नेगलेक्ट, सीधे सीधे नेगलेक्ट करना है उसको, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी आपकी यहाँ पे, और एच बी की भी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रहने वाली है स्पेस में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मूवमेंट की, तो मूवमेंट यहाँ पे एम ए इक्वल टू जीरो, अगेन आपका यहाँ पे एम बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो रिएक्शन है आर इक्वल टू जाएंगे आपकी ओनली टू, दैट इज एच ए एंड एच बी, एंड दूसरा आपका यहाँ पे आर के साथ आपका एच इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे ओनली वन, दैट इज समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा इस केस में। तो अगर आप यहाँ पे ई एस सी निकालेंगे इस केस में, ई एस सी, तो यहाँ पे जाएगा आपका आर माइनस एस, हो जाएगा आपका टू माइनस वन, दैट इज, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपका समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है, नहीं यूज करना आप इनको यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। ये तो क्या बीम्स के बारे में, ठीक है। अभी इजी है, क्वेश्चन क्या ही बनाओगे, सपोर्ट रिएक्शन से जितनी रिएक्शन होगी उसी की बेस पे बाकी कॉन्सेप्ट यही है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बीम के लिए, ठीक है। अब अभी आपका ट्रसेस और फ्रेम और इजी बढ़ता है वहाँ पे, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन में आप लोग तीनों की तीनों कंडीशन आप कंसिडर करने वाले हो, ठीक है। उनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर आ रहे हैं वहाँ पे आपका तीन के तीन जो आपकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इनका यूज एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेशन में आपका होगा ही होगा, उनके बिना आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगला आपका ट्रसेस के लिए, नेक्स्ट फॉर ट्रसेस, बी पार्ट यहाँ पे ट्रसेस के लिए, ट्रस, अगर यहाँ पे आप ट्रस के लिए निकालेंगे तो एक क्वेश्चन करके ही समझ लेते हैं इसको। ट्रस के लिए कोई ट्रस अगर आपको दे रखी है, ठीक है, ये कोई ट्रस है यहाँ पे, इसका मतलब तुम एक चीज समझे होंगे कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी है, वो आपकी कभी भी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी, ये चीज आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है आपकी कोई हिंज रिएक्शन, हिंज सपोर्ट, सॉरी। अगला है आपका यहाँ पे रोलर सपोर्ट में कंसिडर करना हो सकता है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट कंसिडर कर लो, कोई ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई कंसिडर कर लीजिए आप लोग रोलर सपोर्ट, दैट इज द रोलर सपोर्ट, ये भी आपका एक रोलर सपोर्ट है, देखिए तो यहाँ पे आपने रोलर लगा रखा है, रोलर आपने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेशन निकाल के बताइए, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे तो मैं भी कराऊंगा आपको निकल जाता है, ये हो गया आपका एक रिएक्शन बी ए, अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, ये अगर सी पॉइंट है, इनका सपोर्ट केस में दो ही रिएक्शन होती है, एक तो वर्टिकल, दूसरी आपकी हॉरिजॉन्टल। ये हो गई आपकी दूसरी एस ए, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी बी बी, यहाँ पे जाएगी आपकी बी। आपका फॉर्मूला होता है बी एस सी इक्वल टू होता है आपका आर माइनस एस, और आर की मैं बात करूँ तो दो चार माइनस, ध्यान रखना प्रोसेस में। अब कोई बोलेगा कि ये मोमेंट इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, प्रोसेस में बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। प्रोसेस में मोमेंट इक्वल टू जीरो कभी नहीं, ठीक है। प्रोसेस में बेंडिंग अलाउड नहीं है, मोमेंट की इक्विलिब्रियम कंडीशन में अलाउ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रसेस के केस में। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि ट्रसेस हो, पेन हो, पेन का कराओ क्या, दिक्कत की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सी बात है। सपोर्ट रेशन की ऐड करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट अभी बाद में आएगी आपको, ये निकालने की रिक्वायरमेंट अभी आने वाली है आने वाले टाइम पर, तो वहाँ पे कर लोगे आप, ठीक है। अदरवाइज करना है फ्रेम के लिए भी कर लो, एक फ्रेम का
ये पूछेगा पता है भूल के आने वाले टाइम पे ये पूछेगा ट्रेन के लिए एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी निकलती ही नहीं। चेक करवा देता हूँ ठीक है ना। यहाँ पे हो गया आपका ट्रेन का देखिए। सपोर्ट आप खुद भी कंसीडर करिए। पहले वाले में फिक्स कर रहा हूँ सपोर्ट, दूसरे वाले में कंसीडर कर रहा हूँ मैं टीम सपोर्ट, थर्ड वाले में कंसीडर कर रहा हूँ मैं रोलर सपोर्ट, और लास्ट वाले में कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे आपका गाइडेड रोलर सपोर्ट कंसीडर कर रहा है। कंसीडर किया गया है गाइडेड रोलर सपोर्ट का कंसीडर कर रहा हूँ। दो प्लेट आपकी ऊपर रहेगी इसके, एक प्लेट ऊपर से, एक नीचे से प्लेट रहेगी, एक बीच में आपने रोलर ये आपका गाइडेड रोलर सपोर्ट। ठीक है, तीन सपोर्ट यहाँ पे आपके चार सपोर्ट कंसीडर करेगा, सारे के सारे अलग अलग। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे बोले कोई एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए तो बस आपको सपोर्ट को देखना है और कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना तीन इंडिटर्मिनेसी निकालने को बोलता है, एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल और तीसरा टोटल। ठीक है, टोटल भी पूछता है, वो बोलेगा आपको टोटल इंडिटर्मिनेसी निकालनी जो कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का समेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम वाइज, अच्छे से एक बार देखना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे गलतियाँ कहीं ना हो। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन आपकी एक रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन, ये तीसरी रिएक्शन, मोमेंट एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन। ठीक है, हिंज पे एक रिएक्शन, और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द रूलर एंगल कितने होंगे टोटल आपके 8 रिएक्शन। ठीक है, तो डी एच इक्वल टू हो जाएगा आपका आर माइनस एस, और ये जाएगा आपका 8 माइनस 3 बस। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर आए उसके बाद लोडिंग भूल जाना, कैसी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस लोडिंग का कंसेप्ट बीम में ध्यान रखना है बस। ठीक है, और बीम में भी वहीं पे जहाँ पे आपकी सपोर्ट स्टेबल है। अगर सपोर्ट स्टेबल नहीं, सपोर्ट मतलब अगर आपके कहीं स्टेबल नहीं है एक दूसरे पॉइंट पे, एक दूसरे पॉइंट पे, तो वहाँ भी आपको उसके बाद भूल जाए लोडिंग। ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी के बारे में, बहुत ही इजी पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपके बाद नेक्स्ट बात आता है आपका इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग डालेगा इसके बाद इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। ये एक्सटर्नल कंप्लीट हो गया, इजी था कोई इतना दिक्कत नहीं है। इंटरनल इंडिटर्मिनेसी अब आप हेडिंग डालेंगे। इंटरनल इंडिटर्मिनेसी में केस 1 डालना फॉर बीम, केस 1 लिखना फॉर बीम। केस 1 लिखना फॉर बीम। अब देखिए बीम के केस में इंटरनल इंडिटर्मिनेसी आपकी होती ही नहीं। ठीक है, क्यों? अगर आपने सपोर्ट रिएक्शन निकाल दी किसी भी बीम में, सपोर्ट रिएक्शन अगर आपने निकाल दी तो आपकी कोई भी इंटरनल फोर्स वहाँ पे अननोन नहीं होगा। ठीक है, ये आपने बीम पे देखा भी होगा, सिर्फ और सिर्फ आप कितना ही बड़ा एस बनाओ, कितना ही बड़ा बी आपका कोई बीम बनाओ, अगर आपकी सपोर्ट रिएक्शन क्लियर है तो आपका किसी भी पॉइंट में एक्सपियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, इसीलिए जो आपकी बीम्स है, बीम्स में इंटरनल इंडिटर्मिनेसी आपकी होती ही नहीं। ठीक है, देखिए इसके बारे में, बीम्स के बारे में लिखिएगा। देयर इज नो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, देयर इज नो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी फॉर बीम, there is no internal indeterminacy for beam, because if we know the support reaction, because if we know the support reaction, we can find axial force, we can find axial force, shear force,
axial force, shear force, and bending moment at any section in the wheel. Any section in the wheel. जो हो गया आपका इंटरनल इंस्टेबिलिटी बीम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द ट्रसेस। ठीक है, केस 2 में आप लोग इसका, केस 1 जो था, केस 2 में आप लोग इसका ट्रसेस। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रसेस के बारे में। देखिए इसके बारे में मैक्सिमम जो पढ़ते हो आप लोग, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कई लोगों को पता होगा, एम माइनस सी प्लस आर होता है डीएस के लिए, एम माइनस सी प्लस सी होता है किसके लिए, इंटरनल के लिए। लेकिन हम डिस्कस करते हैं यहाँ ये फॉर्मूला निकल के भी कैसे आता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ट्रसेस के केस में पहले तो आप लोग ट्रसेस के बारे में थोड़ा लिखिए, एक दो एजम्पशन इनके लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रसेस में लिखा, हेडिंग डालना ट्रसेस या ट्रस हेडिंग डालना, उसके बारे में लिखना। उसके बाद इट इज कॉल्ड एज, it is called as, we have already discussed कर चुका है before आ जाता है। it is called as pin jointed frame, pin jointed frame oblique structure, pin jointed frame oblique structure। इसका प्रोसीजर आगे लिखा, following are the assumptions, following are the assumptions for trusses, following are the assumptions for trusses। पहला लिखेगा, पहला लिखेगा which law is valid, which law is valid, which law is valid। दूसरा उसके बाद लिखेगा all members are perfectly straight, all members are perfectly straight, all members are perfectly straight। इसका मतलब समझ रहे हो, बेंडिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी मेंबर में, अगर बेंडिंग हो गई तो आप लोगों को फेल होगा। ठीक है, थर्ड लिखना के बाद all members are exerting, all members are exerting, all members are exerting only axial forces, all members are exerting only axial forces। तो अंडरलाइन करिए एक्सियल फोर्स, यानी आइदर उसमें एक्सियल कॉम्प्रेशन होगा, आइदर उसमें एक्सियल टेंशन होगा। तो एक ही फोर्स आपका एक मेंबर में होगा, ये समझना आपको याद है। ठीक है, तो तीन ये अजम्पशन हो गए। पहले मैं कंसीडर करता हूँ 2D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, 2D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। देखिए 2D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट m be the number of members in 2D structure, let m be the number of members in 2D structure, hence number of internal forces, hence number of internal forces in the truss, number of internal forces in the truss equal to, जरा देखना, अगर m नंबर ऑफ मेंबर्स है, m नंबर ऑफ मेंबर्स का यूज हो रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री अब आपकी यहाँ पे क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, ज्योमेट्री आपकी यूज होगी। अगर m नंबर ऑफ मेंबर्स है इसमें 2D ट्रस है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस मैंने अभी लिखा है थर्ड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन में क्या लिखा हमने कि ओनली एक्सियल फोर्सेस आपका में सब्जेक्टेड होगा कोई भी आपका ट्रस्ट का मेंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, m नंबर ऑफ मेंबर्स है और m नंबर ऑफ मेंबर में फोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज द एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो अगर आपके m नंबर ऑफ मेंबर है तो फोर्सेस आपके इंटरनल कितने होंगे, m, सिंपल सी बात। ठीक है, या तो एक्सियल कॉम्प्रेशन या एक्सियल टेंशन होगा। नंबर ऑफ नंबर ऑफ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, number of equilibrium equation at each joint, number of equilibrium equation at each joint equal to, ठीक है, आप जरा देखना कितनी होंगी,
ऑब्वियसली बात है, एक्सियल फोर्सेस अगर आपके होंगे, क्योंकि ट्रस है, देखिए ट्रस आपका ये मेंबर है ट्रस, तो अगर किसी जॉइंट में देखोगे तो या तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा या इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ x इक्वल टू 0। अब आप इंटरनल फोर्सेस को डील कर रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट को आपको 0 रखना ही पड़ेगा जॉइंट से, ठीक है। एक्सटर्नल में वो चीज़ नहीं करी, क्योंकि एक्सटर्नल में आपको सिर्फ मोमेंट को डील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको करो डील बेंडिंग मोमेंट को, तो बेंडिंग मोमेंट को डील करते टाइम पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करनी पड़ेगी, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ये दो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी हर एक जॉइंट पे आपकी अवेलेबल है किसी भी ट्रस में, ठीक है। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपने एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी में यूज कर लिए उनको माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कितने कितने आपने यूज कर ली, 3 यूज कर लिए। एक्सटर्नल में कितनी कर रहे थे आपने, 3। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0 आपने यूज कर लिया। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे आपकी क्या है, टोटल आपके जॉइंट में जो भी आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी उसमें से आपकी 3 इक्वेशन आपको माइनस कर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग क्या आगे, आउट ऑफ दिस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर, आउट ऑफ दिस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर used for external indeterminacy, external indeterminacy, that is summation of x equal to 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, एक जॉइंट के लिए माइनस होगा, साथ में एक एक्स्ट्रा आपने यूज कर दी थी वहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको और लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितनी हमने एक्सटर्नल में यूज कर लिया उनको आपको इंटरनल में कंसीडर नहीं करना है, ये हमने यहाँ पे काम कर रखा है, ठीक है। अब जरा देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला वही है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, DSI इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस, इंटरनल मेंबर फोर्सेस, क्योंकि फॉर्मूला जो बेसिक लगने वाला है वही फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो जरा यहाँ पे निकालना इसको, ऐसा इक्वल टू बहुत ही सिंपल है, देखिए नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस आपके कितने हैं, m, ठीक है, m नंबर ऑफ आपके फोर्सेस है माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यानी एक जॉइंट पे आपकी 2 है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ जॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसको 2 इंटू जे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, माइनस आपने यहाँ पे 3 ऑलरेडी यूज कर लिए इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन में से, जो आपकी होंगी समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। तो डी एस आई इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका, देखिए फॉर्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हो सीधे डायरेक्टली, या खोल के अगर इसको याद करना है तो एम माइनस टू जे प्लस, आपका ये फॉर्मूला हो गया डी एस आई का, इसके लिए 2D पिन जॉइंटेड, ठीक है। बट आपको ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ध्यान रखना है, ठीक है। तो करा क्या हमने, सिंपल सी बात है, पहले तो इंटरनल फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया कि कितने नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस है आपके, क्योंकि m नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस है। आपने देखा कि हर जॉइंट पे आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, तो 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसी ट्रस्ट में आएंगे, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 हमने कंसीडर नहीं किया, बिकॉज़ रीजन क्या है, बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं इन द ट्रसेस, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस के तौर पे। उसके बाद हमने क्या करा, जो एक्सटर्नल में आपने जो एक्सटर्नल इंडियन में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपने कंसीडर कर ली है उनको इंटरनल में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपने इंटरनल में यूज नहीं किया तो आपका ये आपकी इंटरनल इंडियन सेपरेट, ठीक है ना, ये आपकी सेपरेट इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकल के आ गई और एक्सटर्नल आपकी सेपरेट रहेगी, तभी आप जब समेशन करोगे तो आपकी टोटल इंडिटरमिनेसी आएगी। अगर आप इसको यूज यहाँ भी करोगे वहाँ भी करोगे तो फिर टोटल निकालोगे देखो, है ना। तो टोटल इंडिटरमिनेसी जब डी एस निकालोगे, यहाँ पे आपका डी एस सी प्लस डी एस आई होगा, तो वहाँ पे आपके
अगर आपने ये 3 यूज नहीं कर रखे तो वो वाले प्लस प्लस जो 3 बाकी के बचे हुए जो आपने यूज कर रखे हैं वो वाले प्लस करोगे, तभी आपकी टोटल इंडिटरमिनेसी निकल के आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है आपको, ये समझ में आ गया होगा। सब चीज़ें आगे ना समझ में आ रही किसी को दिक्कत? एनीवन? दोबारा रिपीट करना है। ये हो गया आपका डीएसआई का फॉर्मूला, इसको लिखिए जरा से पूरा, ठीक है, फिर आगे अभी इससे भी और काम बचा हुआ है। इसी के लिए 3D पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए भी निकालते हैं। अब 3D के लिए जरा फोटो कैसे निकलेगा 3D के लिए? कितना, क्या फिक्स हो जाएगा? हाँ, प्लस फिक्स हो जाएगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। 2 की जगह 3 हो जाएगा, वेरी एम माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपकी जो एक, हाँ चलिए चलो जेड इक्वल टू 0 किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 हो गया नहीं सबका। उसके बाद नीचे लिखा, ये हो जाएगा आपका इसके बाद 3D पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए, 3D पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए भी निकालते हैं इसको हम लोग। फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि फॉर्मूले में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। डी एस आई इक्वल टू हो जाएगा आपका आर माइनस डी एस आई इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूँ या फॉर्मूला लिखूँ? नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेज, डायरेक्ट लिख दो ना। तो देखो नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेज आपके एम ही रहेंगे इस केस में भी, ठीक है, एक ही, हर मेंबर पे एक ही फोर्स आ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, पता ही आपको। माइनस अब हो जाएगा आपका ये 3J, क्योंकि अब आपकी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है एक जॉइंट पे आपकी 3 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा आपका 3J माइनस 6 आपकी, ये आपको पता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है इस केस में, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, समेशन ऑफ z इक्वल टू 0। ये 3 पॉसिबिलिटी आपकी 3D केस में बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका बन गया फॉर्म, ठीक है। एन माइनस 2J प्लस 3, एन माइनस 2J माइनस 3 ब्रैकेट में छोड़ना, और एन माइनस 3J माइनस 3, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले निकल के आ गए डीएसआई के फॉर्मूले और 3D पिन जॉइंटेड ट्रस और 2D पिन जॉइंटेड ट्रस के बेस, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर हम आगे मूव करें, तो आगे मूव करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे, अब देखिए, अब हर जगह आप अगर कभी ट्रस का टोटल पूछ दिया आपने, क्या पता है ना, अलग से इंटरनल निकालो एक्सटर्नल निकालो, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्या होगा, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन क्या टाइम टेकिंग होगा। तो काम क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सीधे सीधे इस फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं टोटल के फॉर्म में सीधे, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली टोटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इससे आपकी टोटल इंडिटरमिनेसी निकल जाएगी। अगर वो डायरेक्टली आपसे बोलता है कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द ट्रस पीएच निकालने के लिए बोलेगा, तो उस फॉर्मूले का यूज करेगा। अगर वो इंटरनल या एक्सटर्नल पूछता है तो आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, होता क्या है, अभी निकालोगे जब आप, तो एम माइनस 2J प्लस आर आता है, ये आर आपका यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पे एन माइनस 3J प्लस आर आता है, ठीक है। आएगा जैसे देखिए, ऑल्टरनेट फॉर्मूला फॉर ट्रस आपके नीचे हेडिंग डाल, ऑल्टरनेट फॉर्मूला फॉर, ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे आपका हेडिंग, पहला हम लोग यूज करेंगे 2D के लिए, 2D ट्रस के लिए, उसके बाद 3D के लिए भी निकालेंगे। 2D के लिए जब आप टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालोगे, तो ये ऑब्जेक्टिव बात है, समेशन होगा आपका एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल इंडिटरमिनेसी का। एक्सटर्नल का अभी आपने लिखा आर माइनस 3 ना, आर माइनस 3, सिंपल सी बात है, प्लस है तो 3 रहना ही रहना, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। प्लस डी एस आई इक्वल टू लिखा आपने एम माइनस 2J प्लस, तो डी एस इक्वल टू यहाँ पे आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एम माइनस 2J प्लस आर, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के बताना भाई, यहाँ पे वेयर आर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन आर, ये तो हो गया आपका 2D ट्रस के लिए। अगर मैं सिंगुलर वे में बात करूँ 3D ट्रस के लिए, 3D ट्रस की अगर मैं बात करूँ, 3D ट्रस के लिए अगेन आपका फॉर्मूला वही रहने वाला है, डी एस इक्वल टू डी एस सी प्लस डी एस आई,
तो यहाँ पे अब आपका डी एस ई इक्वल टू जाएगा आर माइनस सिक्स, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी सिक्स है, प्लस डी एस आई इक्वल टू जाएगा यहाँ पे आपका एन माइनस डी जे प्लस सिक्स, ठीक है। सिक्स से सिक्स कैंसिल, तो डी एस इक्वल टू जाएगा यहाँ पे आपका एन माइनस डी जे प्लस आर, ये आपका आ जाएगा कौन सा डी जी प्लस, ठीक है। इसके क्वेश्चन जितने भी है कर सकते सेल के डील के एक ही साथ हैंडल करके कर, ठीक है ना। मैं कल इस बात क्वेश्चन हैंडल कराऊंगा, अभी मैं ये करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रेन का भी करा देता हूँ, ठीक है। ट्रेन का भी जो बच्चा आपका ट्रेन का भी मैं निकाल देता हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन जैसे कर ही लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन इसके जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जितने भी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी तक, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं, टी की जगह आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन करिए, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। सपोर्ट करने के क्या है, पहला के लिए हिंज है, पहले वाले के लिए हिंज है, उसके बाद आपका रोलर है, अगला भी आपका रोलर है। पिन जॉइंटेड ट्रस है, पिन जॉइंटेड इस ट्रस से क्या करना है आप लोगों को, जरा सोचा आप लोगों ने कराना है पूरा ट्रस, यस क्या लो कराना है ट्रस से, फोर से तीन ट्रस बढ़ा दोगे तो कर देंगे, इसमें बढ़ा दोगे छोड़ देंगे, ये दो दो कोई निकल नहीं है, इसको निकाल के बताइए मुझे डी एस निकाल के बताइए, निकालने कैसे निकालने की मेंबर काउंट करना हमेशा दो ज्वाइन के बीच में एक ज्वाइन, ठीक है। दो ज्वाइन के बीच में एक ही मेंबर काउंट करिए, फॉर्मूला आपके सामने ऐसा है, टू डी प्लस एन माइनस टू डी प्लस आर, ज्वाइन का आपको लिखी होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मेंबर्स आप काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आ रहा है, ग्यारह आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूजर का डी एस इक्वल टू आप निकालेंगे यहाँ पे, लेकिन मेंबर आपके 11 माइनस टू इंटू ज्वाइन करके जो आप हैं प्लस आर की अगर मैं बात करूँ रिएक्शन आपकी एक रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन, ये एक रिएक्शन और ये दो रिएक्शन, यहाँ पे डी एस इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डील करते हैं इसके बाद स्ट्रिंग्स के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए इंटरनल एक्सटर्नल तो इजी है कर लिया आपने, इंटरनल भी थोड़ी सी इजी है, ध्यान से देखना, कंसेप्चुअली एक बार समझ गए तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन को रखा ही देगा, ठीक है। हो गया ना,
वॉकिंग को ज्वाइन करा दोगे स्टार्ट हो गया ना वॉकिंग सेम आ रहा है बस वॉकिंग को ज्वाइन करके आंसर सेम आ रहा है लेकिन यहाँ पे अगर आपका क्या पता वैलिड ज्वाइन भी वर्ड है यहाँ पे आपका वैलिड हो रहा होगा नहीं हर जगह वैलिड नहीं है क्या पता यहाँ पे आपका वैलिड हो जाएगा हर जगह वैलिड नहीं होगा ठीक है वॉकिंग कई लोग करते हैं वॉकिंग को दोनों जोड़ देते हैं ज्वाइन जब तक मैंने बोला दो ज्वाइन के बीच का ही मेंबर कर तीन ज्वाइन के बीच का मेंबर आप हो गया ये क्या बोला नेक्स्ट उसके बाद आप लोग टेस्ट भी आपका फ्रेम से दिखाई जाते हैं आता है किसी को फ्रेम के लिए केस थ्री आपका फ्रेम के लिए ठीक है फ्रेम के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखना 2D रिजिड फ्रेम की हम बात कर रहे हैं पहला केस ठीक है पहला आपका 2D रिजिड फ्रेम एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आपका रिजिड फ्रेम ठीक है यहाँ पे आपका ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री open structure like tree is always internally determinate is always internally determinate बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस यही पॉइंट है इंटरनल इंटरमिनेसी का ठीक है और आपका काम बन के आ जाएगा ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री इज ऑलवेज इंटरनली इनडिटरमिनेट इंटरनली फॉर डिटरमिनेट ठीक है हाँ डिटरमिनेट जैसे आपका कोई भी सपोज कंडीशन की कोई फर्क नहीं पड़ता ये फ्रेम्स के लिए है क्या कॉन्सेप्ट आपका कभी भी ये ओपन स्ट्रक्चर क्लोज आपको कहीं से दिख नहीं रहा होगा यहाँ से बॉटम पे ओपन है तो कभी भी ध्यान रखना जो भी ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको ये आपका हमेशा इंटरनली डिटरमिनेट कैसे इंटरमिनेट यहाँ पे तीन ही फोर्सेज होंगे एक्सियल फोर्स शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और तीन अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास है माइनस करोगे तो जीरो ठीक है तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है तो अगर आपने उसको इस स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट कर लिया अगर आपने इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया तो उसका मतलब क्या है वो स्ट्रक्चर आपका इंटरनली डिटरमिनेट है ठीक है बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान ये रखना यहाँ पे कि कभी भी जैसे यही फ्रेम है आपका ठीक है इस फ्रेम में जैसे ये मेंबर है वन मेंबर मेंबर और अगर मैं बात करूँ कि ये मेंबर में ठीक है सपोर्ट आपका यहाँ पे फिक्स है यहाँ पे आपका ठीक है दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने क्लोज लूप आप बनाओगे इसके अंदर ठीक है ध्यान रखना मेंबर ऐड करने की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ जितने इसके अंदर आप क्लोज लूप बनाओगे उतने ही एक्सियल फोर्स शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपके ऐड हो जाएंगे यहाँ पे अगर आपका एक क्लोज लूप है क्लोज लूप मतलब ये क्लोज है दिखा होगा आपको ये वाला लूप आपका क्लोज है जो आपको दिख रहा है ठीक है यानी अगर आपने यहाँ पे एक मेंबर ऐड किया तो यहाँ पे आपने तीन फोर्सेस क्या कर दिए ऐड कर दिए दैट इज एक्सियल फोर्स शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अगर आपको कहीं पे कट करोगे इधर पे कहीं पे भी कट करोगे ये तीन फोर्सेस आपको देगा एक्सियल फोर्स शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ठीक है आपको कन्वर्ट किसमें करना है इस वाले में कन्वर्ट करना है ठीक है सिंपल सी बात है इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा तीन फोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है ठीक है लिखना मुझको तीन फोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है अगर मैं यहाँ पे एक कट लगा दूं यानी सी में लिख रहा हूँ सी आपका है नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन अ क्लोज लूप ठीक है तीन यहाँ पे फोर्सेज है एक्सियल फोर्स शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट ये आपका किसी एक क्लोज लूप है ठीक है एक क्लोज लूप है इसमें अगर मैं एक कट लगा दूं तो नंबर ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी उसकी फोर्सेज तीन क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी इंडिटरमिनेसी कितनी होती है इसकी ठीक है समझ में आई थी बस आपको काम क्या करना है सिंपल सी बात है आपको स्ट्रक्चर कैसा भी दिया हो बस आपको कट लगा के उसको इसमें लेके आना है और कट लगाओगे आप थ्री टाइम्स ऑफ थ्री थ्री आपका यहाँ पे एक्सियल फोर्स शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो आपके ऐड हुए हैं ये मेंबर जोड़ने के बाद ठीक है इंटू थ्री करोगे
तो कितने नंबर ऑफ डिग्री से वो इंडिटरमिनेट हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं पे ये बनाओ, ये बनाओ, उसके बाद ये मत बताना, अभी एक पॉइंट लिखोगे फिर बनाओगे। ठीक है, पहला ये बनाओ और ये बनाओ। हो गया सबसे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखे बैठे, ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री इज ऑलवेज एन इंटरनली डिटरमिनेट, आपने लिखा। अब आपका दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, क्लोज्ड स्ट्रक्चर विल हैव, क्लोज्ड स्ट्रक्चर विल हैव, क्लोज्ड स्ट्रक्चर विल हैव थ्री इंटरनल फोर्सेस, closed structure will have three internal forces, three internal forces, ब्रैकेट में लिखना एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है, ब्रैकेट लिखना which will make the structure, which will make the structure, which will make the structure internally indeterminate, which will make the structure internally indeterminate। ये पॉइंट आपका यही कह रहा कि एक क्लोज लूप आपका तीन रिएक्शंस ऐड करेगा उसकी इंडिटरमिनेट। ठीक है, तो दो क्लोज लूप 6, तीन क्लोज लूप 9, तो वही करना आपको कि बस क्लोज लूप को कट करना है और 3 आपको आगे से लगाना है। तो 3 इंटू 3 करोगे तो आपका ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि इंडिटरमिनेट आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, इजी है। उसके बाद आप क्या करिए, डायग्राम को बनाइए जरा, ये बीच में ये कट वाला मत लगाना, इस डायग्राम को बना। और इसके आगे आपका डी एस आई इक्वल टू हो जाएगा, डी एस आई इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, दैट इज 3 इंटू सी, where C equal to number of cuts, number of cuts required, number of cuts required to open a closed loop, to open a closed loop। ठीक है, फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना, कंसेप्ट का आप जो भी हो। ठीक है, फॉर्मूला डीपली ध्यान रखना, डी एस आई इक्वल टू 3 इंटू सी, where C equal to number of cuts required to open a closed loop। ठीक है, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करता है, कभी कभी इसमें ये हिंजेस लगा देता है। जैसे क्या कर दिया इसमें, इसी बीम में, इसी फ्रेम में इसने क्या कर दिया, यहाँ पे हिंज लगा दिया। हिंज लगा दिया, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई रिएक्शन आपकी रिलीज होगी। कौन सी रिएक्शन रिलीज आपको बताइए, मूवमेंट, मूवमेंट आपका रिलीज हो गया स्पेस में। ठीक है, तो अब इंटरनल इंडिटरमिनेसी आपकी घट जाएगी कुछ अमाउंट से, तो कितने अमाउंट से घटेगी आपकी इंटरनल इंडिटरमिनेसी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, डीएसआई, अगर आपने यहाँ पे ये लगा दिया कोई मूवमेंट और ये कोई हिंज, ये हो जाएगा आपका आर आर। ठीक है, अब फॉर्मूला आपका बन गया डी एस आई इक्वल टू 3P माइनस आर आर। ये तब वैलिड होगा जब आपका कहीं पे आपका हिंज लगा या कोई भी आपका ऐसा इंटरनल जॉइंट लगा जिससे आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, अब इसको समझते हैं अच्छे से, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसके अलावा हो गया इसका काम। ठीक है, जो जो आपका डी एस आई इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस आर आर, वेर आर आर इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज, आर आर इक्वल टू, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इजी है। आर आर इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज। एक तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको निकालने का, दूसरा मैं इसको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ एन डैश माइनस 1। ये भी जब आप अभी 3D का समझोगे, ठीक है, जब आप अभी 3D का समझोगे तो उसके बाद ये फॉर्मूले का भी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एम डैश माइनस 1, और ये आपका एम डैश जो हमने यहाँ पे कंसीडर करते थे, एम डैश, एम डैश
समेशन ऑफ m dash minus 1, जो m dash हमने यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू हिंज जॉइंट, m dash इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स, एक्चुअली मैंने ये याद नहीं कर सका था, याद कर लिया मैंने, बिना इसके ही बनाता हूँ मैं, तो आपके लिए अलग से लिख के रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू हिंज जॉइंट। वैसे बन जाता क्वेश्चन ना, असली में बात नहीं भाई, हिंज जॉइंट। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द हिंज जॉइंट, तो नंबर ऑफ जो रिएक्शंस आपकी रिलीज होंगी वो रिएक्शंस आपकी होगी समेशन ऑफ m dash minus 1, m dash यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू हिंज जॉइंट -1 करोगे तो इतनी रिएक्शन यहाँ पे रिलीज होगी। तो फिर इस केस में अगर देखोगे आप तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, दो मेंबर, ठीक है, एक मेंबर दूसरा मेंबर, दो मेंबर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं लेफ्ट और राइट से, तो 2 - 1 1, ठीक है, तो 1 घट जाएगा इस केस में, जो भी निकलेगा 3, तो 3 3 3 × 1 3 - 1 2, दो दो अमाउंट से आपका ये 2 डिग्री से आपका ये इंटरनली इंडिटरमिनेट बन जाएगा इस केस में। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, जो मैं यूज करता हूँ जनरली। देखिए, आपको सिंपल सी बात है, करना क्या है, करना है इसको आपको, जो ये यहाँ पे इंटरनल जॉइंट आपका लगा रखा है आपने, आप इंटरनल जॉइंट को आपको रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो आपने पिन लगा रखा है यहाँ पे, इस पिन को रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करना है, ये काम है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे कन्वर्ट करोगे देखिएगा, जैसे आपका कोई यहाँ पे नॉन डायरेक्ट कंसीडर, कोई यहाँ पे आपका ये पिन जॉइंट है। ठीक है, इस पिन जॉइंट में आपके मेंबर्स कनेक्टेड है, पिन जॉइंट में आपके मेंबर कनेक्टेड है, मेरे कंसीडर एक मेंबर आपका ये कनेक्ट है यहाँ पे, एक मेंबर आपका ये कनेक्ट है यहाँ पे, इस पिन जॉइंट के अंदर ही एक मेंबर आपका ये कनेक्ट है, ये 3 मेंबर्स आपके कनेक्टेड है पिन जॉइंट के अंदर। ठीक है, ये आपका पिन जॉइंट, और इस पिन जॉइंट को आपको कन्वर्ट करना है इसमें रिजिड जॉइंट के अंदर, जितने मोमेंट रिक्वायर्ड होंगे इस पिन जॉइंट को रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करने में, कितने मोमेंट आप बता दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सिंपल सी बात है, कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देखिए जरा यहाँ पे एक मोमेंट आपने लगाया जैसे यहाँ पे 10 किलो न्यूटन मीटर का, दूसरा मोमेंट आपने यहाँ पे अप्लाई किया, अगेन आपने अप्लाई कर दिया 10 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, तो अब जो ये थर्ड वाला जो मेंबर है, इस थर्ड वाले मेंबर में आपका मोमेंट अननोन नहीं है, और इक्विलिब्रियम यहाँ पे अपने आप मोमेंट डेवलप होगा कितने का, 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नॉट अननोन, नॉट अननोन, ये हो जाता है नॉट अननोन, तो समझ गए, नॉट अननोन। ठीक है, खुद ही डेवलप हो गया है 20 किलोमीटर मीटर का। तो आपने यहाँ पे मोमेंट कितने अप्लाई किए, दो मोमेंट अप्लाई किए, दो मोमेंट अप्लाई किए, तो यानी 1 2, बस यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इस मेंबर से ये अलग हो गया, यहाँ पे 3 मेंबर, 2 मेंबर कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका 3 मेंबर कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे आपको 2 मोमेंट यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा, ये 2 मोमेंट आपके क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही मैं अप्लाई करता हूँ। और आप ये भी आप कर सकते हो समेशन ऑफ m dash minus 1, ये दोनों सेम ही है वैसे तो, लेकिन जस्ट इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो समेशन ऑफ m dash minus 1 इक्वल टू होता है आपका समेशन ऑफ कर रखा है, इसका मतलब क्या है, अभी तो आपका एक है, मैनी नंबर ऑफ पिन जॉइंट आपके हो सकते हैं यहाँ पे, तो उस केस में आपका जैसे 2 + 1 करके आपको करना पड़ेगा उसके आगे। ठीक है, तो मैं डील करूँगा, ये वाला हुआ क्या आपका, 3 मेंबर कनेक्टेड है पिन जॉइंट में, तीनों अभी मूव कर सकते हैं इधर उधर, इसको आपको कन्वर्ट करना है रिजिड जॉइंट में। रिजिड जॉइंट का मतलब आपको इसको एकदम फिक्स सपोर्ट की तरह आपको बिहेव करवाना है। ठीक है, इनको तो आप क्या करेंगे, एक मोमेंट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने रोटेशन क्या कर दिया, इसका बंद कर दिया, रोटेशन इसका क्या करना है, बंद करना है, सिंपल सी बात। आपने यहाँ पे क्या करा, एक मोमेंट अप्लाई किया, एक मोमेंट आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये थर्ड वाला मूवमेंट है अब इक्विलिब्रियम की वजह से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपना इक्विलिब्रियम होने की कोशिश करेगा, तो इक्विलिब्रियम होने की वजह से ये थर्ड मूवमेंट अपने आप ही डेवलप होगा इसमें, और मैग्नीट्यूड इसका होगा 20 किलोमीटर मीटर का, क्योंकि आपने 10 यहाँ अप्लाई कर रखा है, तो 20 का यहाँ पे होगा। सिमिलर वे अगर आप 10 यहाँ अप्लाई करते हैं तो 20 का यहाँ पे होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला जो मूवमेंट है ये आपका अननोन मूवमेंट नहीं है, ये आपने नहीं लगा रखा है, ये आपका खुद ही इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से आपका ये डेवलप हो रखा है इसके अंदर, इस जॉइंट के अंदर। ठीक है, दो लगाने के बाद तीसरा आपको फ्री में मिल गया, दो के साथ एक फ्री। ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट फ्री मूवमेंट है, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ 2 ही मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको इसको रिजिड जॉइंट बनाने के लिए, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 को घटा दिया, इसमें नहीं किसी और मेंबर में जहाँ पे आपके 3 मेंबर कनेक्टेड। क्लियर है सबको? ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, ये फॉर्मूला समीकरण ऑफ m dash minus 1, यानी जितने मेंबर है उनमें से एक घटा दो, बस इक्वल टू, जैसे यहाँ पे ये है, इधर इस वाले केस में आप क्या करो,
मेंबर जितने हैं उसमें से एक घटा दो और यहाँ पे आप लोग सीधे एक। अब जैसे क्वेश्चन आपका कोई आया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे ये है, ठीक है, इस केस में क्वेश्चन ये आया आपका, यहाँ पे आपका ये, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया आपसे बोला इंटरनल इंडिपेंडेंस की निकालिए, और ये आपका मेंबर है, ठीक है। सपोज कंडीशन से क्या मतलब है, ठीक है, जब इंटरनल इंडिपेंडेंस की निकालोगे तो इसको जगह 3 × 3 यानी 3 × 1 माइनस अब जो रिलीजेस है उनको हटाना है आपको, 3 - 1 2, 3 - 1 2 1, तो कितना हो गया 2 2 5, ये आपका इंटरनली अनस्टेबल बन गया, आपका -2 चली गई, ठीक है, -2 चली गई। ऐसे आपको अपने क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है, ठीक है ना, क्लियर तो बता दो करिए आगे कुछ बढ़ते ट्रेन का कंप्लीट ही कर देता हूँ। एक डायरेक्ट फॉर्मूला, अब यहाँ पे होता क्या है, मैक्सिमम जगह आप लोग यही पढ़ते हैं कि डी एच आई निकाल देंगे, डी एच की फ्रेम की लोग क्या करते हैं, पहले अलग से निकालते हैं फिर अलग से निकालते हैं। मेरे पास यहाँ पे इंपेरिकल मेथड भी है, ठीक है, वो मतलब मोस्ट ऑफ इंपेरिकल ही है, उसको यूज करोगे अगर आप तो डायरेक्टली आप डी एच निकाल सकते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं उसको भी कैसे निकालते हैं। ये तो होगा 2D पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए। क्वेश्चन डील करेंगे बहुत सारे, इसमें ही कर सकते हैं, देन काइनेमेटिक इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद अब देखो यही फॉर्मूला डी एस आई का हम लोग करते हैं इसके लिए और 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए, ठीक है, 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, सेम फॉर्मूला 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, ठीक है। अगर आप 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए निकल करेंगे, डी एस आई आपको निकालना है, ठीक है। अब जो एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट तीन डेवलप हो रहे थे ना अभी के टाइम पे, इससे पहले वो कितने हो जाएंगे अब आपके 6, क्या डेवलप हो जाएंगे, यानी 6 आपके ये हो गए इंटू सी, बट आपके सेम कॉन्सेप्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा, 6C माइनस आर आर, 6C माइनस आर आर आपका ये हो गया, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। आर आर है आपकी रिएक्शन रिलीज, ठीक है। अगर रिएक्शन रिलीज की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रिएक्शन रिलीज के जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, ये निकल के आता है आपका समीशन ऑफ, आपका आता है समीशन ऑफ पी इंटू एन डैश माइनस 1, ठीक है।
ये क्यों कर रखा है समझ में आ रहा है? क्यों? क्यों 3D के लिए क्यों 3D प्लेन में क्यों टी कर रखा है? टी टीम मेंबर सेलेक्टेड मी एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ टीम का क्या है? टीम टीम एक्टिव है तो मेन कॉन्सेप्ट टीम करने का रीजन क्या है बताओ? इससे आपकी तीन मूवमेंट है, एम एक्स एम वाई और एम जेड। इससे पहले वाले में एक मूवमेंट था, तो वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ समेशन ऑफ एम डेस माइनस वन ही किया। ठीक है, अगर देखो ये फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है, ये निकालो इंटू थ्री कर दीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका काम बन जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर आप इसको वैसे समझ जाए तो 2D वाला जो हमने बनाया अभी, 2D वाला जो फ्रेम बनाया वो फ्रेम आपका कुछ ऐसा था। ठीक है, ये आपका था 2D वाला फ्रेम जो हमने डिस्कस किया था, तो कोई भी बच्चा ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कर सकता था क्या, तीन तीन आपने अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, ये हो गया 2D। ठीक है, 2D के केस में आपका ये हो गया। मोमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिलीज होगा, दैट इज एम जेड इक्वल टू जीरो या एम एक्स एम वाई जो भी होगा वो इक्वल टू जीरो यहाँ पे आपका रिलीज होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3D के केस में, तो 3D वाले केस में आप जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका 3D स्ट्रक्चर देखिए बनता है तो आपका तो बनाना पड़ेगा, ऐसी दिक्कत आती है। ये आपका एक साइड बहुत बड़ी, एक साइड बहुत छोटी हुई है। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इस केस में देखिए, अभी इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो अगर आप जॉइंट में कहीं पे पिन लगा दें, अगर यहाँ पे ये आपका हो गया 3D। ठीक है, अगर आप 3D वाले में यहाँ पे अगर आप कहीं पे पिन लगा देंगे तो जो मोमेंट आप यहाँ पे रिलीज होंगे आपके, दैट इज एम एक्स इक्वल टू जीरो, एम वाई इक्वल टू जीरो एंड एम जेड इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये थ्री वैल्यू रखी है इन मोमेंट्स की, और वहाँ पे हमने एक ही वैल्यू रखी थी किसकी, मोमेंट की, तो हमने एक यहाँ पे अलग से दिखा दी, तो समेशन ऑफ एम डेस माइनस वन ही। ठीक है ना, बट हो गया तो थ्री इंटू समेशन ऑफ एम डेस माइनस। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनल इंडिटर्मिनेसी का। अब देखिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप अगर टोटल इंडिटर्मिनेसी आपसे पूछता है एग्जाम में तो दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो कि एक्सटर्नल निकालिए, उसके बाद ये इंटरनल निकाल लीजिए और डायरेक्टली आप उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, इंपेरिकल जैसा फॉर्मूला है वो। ठीक है, उसमें आपको कैसे इसको डील करना है जरा इसको समझते हैं। पहले DSI का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, DSI का या DSI का, चलिए DSI का ही कर लेते हैं। DSI, ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। हो गया, देखिए टोटल निकालना के साथ साथ निकालें। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन कुछ भी डेली नहीं, कल हम करेंगे मुझे से ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एक बार लगा लिए तो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन
आपको बोला इन्होंने निकाल के बताइए डी एस आई अगर आप इसमें निकालेंगे तो जैसे बता रहा हूँ डी एस आई क्या होगा। लूप क्लोज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा मत करना है कि पूरा काट के मतलब ऊपर से भी खोलेंगे बाहर से, ठीक है। सिंपल सा लूप आपको हटाना है, लूप को क्लोजनेस, लूप की क्लोजनेस जो है उसको हटाना है, ठीक है। लाइन, ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखिए फ्रेम पहला वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना कैसा था, बस वही है उसके बाद, ठीक है। ये कट गया तो पहले वाले में कन्वर्ट हो गया, ये कट गया अगेन पहले वाले में कन्वर्ट हो गया, ये कट गया तो पहले वाले में कन्वर्ट हो गया। कितने कट की रिक्वायरमेंट पड़ी, 3 कट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो 3 कट आपका है, ये इक्वल टू 3 इंटू सी, 3 इंटू सी, दैट इज 9 आपका यहाँ पे, दैट इज इंटरनल इंडिटरमिनेसी इसके निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है अभी यहाँ पे हिंट लगा देता है, अभी तो हिंट आपको घटानी पड़ेगी, ठीक है। हम हिंदी वाले क्वेश्चन करेंगे, अभी डीएस वाले भी करेंगे, अभी तो और क्वेश्चन में आपको पहले मैं क्या करता हूँ, इंटरनल इंडिटरमिनेसी का नहीं टोटल इंडिटरमिनेसी का आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ठीक है। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, हो गया वहाँ पे आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। या उसको कल डील करें और मैं क्वेश्चन कराऊँ। एक क्वेश्चन मैंने पहले एक पूछ दिया था एग्जाम्पल में, अशोक चक्रा में कितना इंटरनल इंडिटरमिनेसी है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डीएसआई फॉर अशोक चक्र क्वेश्चन लिखा, डीएसआई फॉर सबसे पहली बात है पता होना चाहिए आपको क्या कितने 20 20 रिस्पॉन्सेज सही हो, लेकिन 23 होते हैं, 24 24 इंडिया होती है ना, 24 क्लोज लूप होते हैं उसके अंदर। इन 24 क्लोज लूप को कट करने के लिए आपको 24 नंबर ऑफ कट की रिक्वायरमेंट करेगी, ठीक है। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, जो बोला मुझे करना नहीं आ रहा है, ये देखिए कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अभी बात करेंगे, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। ये बात करेंगे 24 बनाएंगे, ठीक है, जितने भी बनेगा, इस टाइप से कुछ आपका बनेगा जिसको करके जब आप इसमें कट लगाएंगे तो 24 नंबर ऑफ कट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर देखिए ऑलमोस्ट आपका वही बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर तो बन गया आपका जब आप कट लगाएंगे जिसके बाद, ठीक है। तो 24 आप क्या करेंगे यहाँ पे कट लगाएंगे तो डीएसआई आपकी इससे निकल जाएगी, डीएसआई इक्वल टू डीएसआई इक्वल टू 3 इंटू सी, तो ये जाएगा आपका 3 इंटू 24, ये जाएगा 72। ऐसा कुछ नहीं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी पूछ जाए जनरल स्टडीज में आता है, तो चक्कर में कितनी चीजें होती है वो एग्जाम यहाँ पे डाल दिया, तो कौन से एग्जाम में स्टेट यही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि अभी जीएस इसको पढ़ेंगे ना जो डायरेक्ट वाला, वो थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल है, तो आधा पढ़ा के छोड़ो क्या। ये घंटा जल्दी में किसी कल करेंगे, क्या कल करेंगे, तो काइनेमेटिक्स तक की कोशिश करेंगे, काइनेमेटिक्स का कुछ पार्ट कल करना है,
बाकी फिर वही है, सबसे आप सैटरडे को कर जाएंगे, सैटरडे सैटरडे को सब कोई नहीं रुक रहा है सैटरडे चले जाना, दिखना मतलब घूम रहे